हमजा कैसे भाग गया गुंदोगदो? हमजा भागा नहीं है, मैंने उसे भागने दिया है। देखो किसे लाया हूँ, तुमरुल, बांध दो इन दोनों को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में दुआन बहुत परेशान लेटा हुआ होता है। बामसी तुर्गत से कहता है, कल हम सफ़र पर जा रहे हैं, इसलिए दुआन परेशान हो गया है क्योंकि ये बानों को नहीं देख सकेगा। तुर्गत कहता है, इंशाल्लाह तुम्हें भी एक दिन प्यार होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि प्यार में जलना क्या होता है और ये दुनिया कितनी जालिम है। बामसी कहता है, तौबा करो, मैंने शादी अपनी तलवारों से कर ली है और घोड़े को मैं अपना बेटा समझता हूँ और मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। तुर्गत कहता है, कल जाने का वक्त है भाई, देखते हैं किस तरह की लड़ाइयाँ हमारा इंतजार कर रही हैं। शुक्र है हमें अर्तुल भाई मिले हैं, हमें अपनी परेशानियों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। इसके बाद तुर्गत दिया बुझा देता है और वो सो जाते हैं। दूसरी तरफ हमजा जेल से भागने के बाद ताजिर इफ्रासियाब के खेमे में पहुंच जाता है। इफ्रासियाब कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमजा कहता है, नयान अपने बहादुर सिपाहियों को कभी नहीं भूलता, तुम मुझे कबीले से निकालने का कोई तरीका ढूंढो, मैं और नयान तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार होंगे। इफ्रासियाब कहता है, खुश आमदीद, नयान भी यही चाहता था और ऐसा ही हो गया। अगले दिन सुबह के वक्त अर्तुल सफर पर रवाना होने के लिए तैयार होता है। वो हलीमा से मिलता है और अपने खेमे से बाहर निकल जाता है। बाहर उसके तीनों साथी तैयार खड़े होते हैं। गुंदोगदो भी बाहर खड़ा होता है और कहता है, अल्लाह तुम्हारी मंजिलें आसान करे, तेज जाओ और तेज आओ। इसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं और फिर अर्तुल और उसके साथी एक लंबे सफर पर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ ताजिर इफ्रासियाब भी कबीले से रवाना होने के लिए निकलता है तो मरकजी दाखिले पर गुंदोगदो उसे रोक लेता है। ताजिर इफ्रासियाब ने अपने सामान में दो लोगों को छुपा रखा था, एक सलजान और दूसरा हमजा। गुंदोगदो सामान देखने के लिए पीछे जाता है। इस दौरान वो हमजा को देख लेता है लेकिन वो बिल्कुल नहीं चौंकता क्योंकि हमजा को गुंदोगदो ने ही जेल से भगवाया था। जेल में हमजा ने कहा था कि मैं नोयान का सर लाना चाहता हूँ और मुझे एक आखिरी मौका दे दो। इसके अलावा उसने ये भी बता दिया था कि ताजिर इफ्रासियाब भी नोयान से मिला हुआ है, जिस पर गुंदोगदो ने कहा था, ठीक है, मैं तुम्हें जेल से निकालूंगा और तुम सीधे इफ्रासियाब के खेमे में जाओगे। इसके बाद गुंदोगदो ने उसे एक खंजर और ताले की चाबी दे दी थी। सामान देखने के बाद गुंदोगदो आगे आता है और ताजिर इफ्रासियाब को कहता है, तुम जा सकते हो। दरअसल वो सलजान को नहीं देख पाया था और इस तरह ताजिर इफ्रासियाब वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होते हैं। दूसरी तरफ गुमस्तकीन आयतुलन को कहता है कि ओगोज खान की मोहर के लिए काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका है, मुझे लगता है कि अभी और ज़्यादा खून बहेगा। आयतुलन कहती है, मैं हैरान हूँ कि मोहर सुंगरतेकिन के पास कैसे पहुँची। गुमस्तकीन कहता है, सादुद्दीन को पता है कि उसके पास मोहर है, इसका मतलब है कि मोहर कोनिया के महल से आई है। लाजमी सुल्तान अलाउद्दीन ने खुद ये मोहर सुंगरतेकिन को दी होगी। इतने में गोंजा गुल वहाँ पहुँचती है और बताती है कि हमजा जेल से भाग गया है। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी रास्ते में एक जगह रुकते हैं। दवान कहता है, भाई आप जानते हैं हम आपके लिए मर सकते हैं। फिर तुर्गत कहता है, हाँ भाई, हम हैरान हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। फिर बामसी भी यही कहता है तो अर्तुल बोलना शुरू करता है, भाइयों हम जगह जगह जाएंगे, हमारा सिर्फ एक मकसद है, एक ऐसा वतन जहाँ हमारा कबीला और हमारी आने वाली नस्लें सुकून से रह सकें। सफ़र हम करेंगे और कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें वो मिलेगा जो हम चाहते हैं और ये सफ़र उन सब सफ़रों से मुख्तलिफ होगा जो अब तक हमने किए हैं। हम उन ज़मीनों से शुरू होंगे जहाँ सूरज तुलू होता है और वहाँ पहुँचेंगे जहाँ सूरज गुरूब होता है। तुर्गत समझ आता है और कहता है, इसका मतलब है वो ज़मीनें जहाँ बिज़ांतीन है और स्लेबियों की हुकूमत है। जिस पर अर्तुल मुस्कुराता है और हाँ में सारी लाता है और बामसी अल्लाह अकबर का नारा लगाता है। इतने में गायकली वहाँ पहुँचता है, सब उसको खुश आमदीद कहते हैं। गायकली कहता है, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, आप सफ़र में हैं इसलिए आपको भूख लगी होगी। सब खाना खाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद गायकली अर्तुल को कहता है, भाई अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। अर्तुल हाँ में सारे लाता है। दूसरी तरफ तुजतेकिन अपनी वालदा की कब्र पे गया होता है। इतने में उसका सिपाही बुआज दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है और कहता है कि हमजा जेल से भाग गया है। तुजतेकिन गुस्से में आ जाता है और कहता है, कैसे हो सकता है ये। दूसरी तरफ गुंदोगदो अपनी चाल के बारे में हाइमा खातून और सुंगरतेकिन को भी बता देता है और कहता है, मैंने अपने सिपाही दुमरुल को भी इफ्रासियाब के पीछे भेज दिया है। इतने में कुरको सरदार वहाँ पहुँचता है और गुस्से में गुंदोगदो से कहता है, हमजा कैसे भाग गया गुंदोगदो? हमजा भागा नहीं है, मैंने उसे भागने दिया है।
اس کے بعد گندوگدو کہتا ہے کہ اب میں حمزہ کے پیچھے سپاہی بھیجوں گا، آپ لوگوں کے علاوہ ہر کسی کو یہی پتہ چلنا چاہیے کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ اتنے میں گمس تیکن اور تجتیکن بھی وہاں پہنچتے ہیں۔ تجتیکن غصے سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کیسے وہ غدار بھاگ گیا، اس نے ہمارے قبیلے کو اتنا نقصان پہنچایا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے آتشی لڑکے تم آرام سے یہاں بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے 4 ساتھی ایک بار پھر اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں اور تیزی سے منزل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف تاجر افراسیاب نویان کی طرف جا رہا تھا۔ اس دوران دمرل بھی چھپ کر اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ افراسیاب گھوڑا روک لیتا ہے اور کہتا ہے ہم قبیلے سے کافی دور آ گئے ہیں، اس لیے اب ہمیں حمزہ کو باہر نکال لینا چاہیے۔ اس کے بعد وہ پیچھے جا کر حمزہ کو باہر نکالتا ہے۔ حمزہ کہتا ہے تم نے ایک عظیم کام کیا ہے افراسیاب، نویان تمہیں اس کا انعام ضرور دے گا۔ افراسیاب کہتا ہے گندوگدو کتنا بیوقوف ہے، اس نے سامان کے گرد چکر بھی لگایا لیکن میں تم دونوں کو قبیلے سے نکال کے لے آیا۔ حمزہ حیران ہوتا ہے کہ دوسرا کون ہے۔ پھر وہ مل کر ایک ڈبہ نیچے اتارتے ہیں جس میں سلجان موجود تھی۔ دمرل بھی چھپ کر دیکھ رہا تھا لیکن اتنے میں اس کے پیچھے تانکوت آ جاتا ہے۔ سلجان باہر نکل کر ان سب کو گالیاں دینے لگتی ہے اور حمزہ کو کہتی ہے تم اپنے قبیلے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو، تمہارا انجام بھی کوجا بش جیسا ہوگا۔ افراسیاب اسے تھپڑ مار کر خاموش کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف تانکوت دمرل پر حملہ کر کے اس کو قابو کر لیتا ہے اور پھر اس کو بھی پکڑ کر سلجان کے پاس آ جاتا ہے۔ دیکھو کسے لایا ہوں، تمرل باندھ دو ان دونوں کو۔ اس کے بعد وہ سلجان اور دمرل کو باندھتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں حلیمہ سلطان سلجان کے خیمے میں جاتی ہے لیکن اسے سلجان کہیں نظر نہیں آتی۔ اتنے میں گوکچے بھی وہاں پہنچتی ہے اور سلجان کے خلاف باتیں شروع کر دیتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے وہ تمہاری بہن ہے، تمہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ گوکچے کہتی ہے پہلے تم بتاؤ کہ میری بہن کے ساتھ کیا کرنے آئی تھی، کیا تم نے بھی سلجان کے نقشے قدم پر چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے اپنی حد میں رہو۔ پھر گوکچے اپنا خنجر نکالنے لگتی ہے تو حلیمہ فوراً اپنا خنجر نکال کر اس کے گلے پر رکھ دیتی ہے اور اسے قابو کر لیتی ہے اور کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، تم نے میرے گلے پر اس دن خنجر رکھا تھا جب میں بہت دکھی اور پریشان تھی، اگر آئندہ تم نے ایک بھی غلطی کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ پھر حلیمہ اسے دھکا مار کے باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف حیمہ خاتون کہتی ہیں نویان نے حملے کے بعد لازمی اور سپاہی منگوا لیے ہوں گے۔ کرکٹ سردار کہتا ہے اب ہمارے اوپر کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ پھر گندوگدو کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اب وہ اور سختی سے حملہ کرے گا۔ نویان کا زخم ابھی تازہ ہے اس لیے میں اسے اس کے اندر سے ہی شکست دینا چاہتا تھا اور حمزہ کی صورت میں یہ موقع مجھے مل گیا ہے، وہ پتہ لگا لے گا کہ نویان کا نیا ڈیرا کہاں ہے، وہ عبد الرحمن کا نامکمل کام مکمل کرے گا۔ کرکٹ سردار کہتا ہے مجھے امید ہے حمزہ دوبارہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ گندوگدو کہتا ہے اسے غداری کرنے دیں ماموں، ہمیں یہ پتہ تو چلے گا کہ غدار کون ہے، وہ کوجا بش کی طرح ہماری پیٹھ میں چھرا تو نہیں گھونپے گا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔